हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय संविधान चैप्टर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। जो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि भारतीय संविधान से आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है इसके ही अंदर हमारे जो इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड मेन प्रिंसिपल ऑफ द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया इसका इंग्लिश। अब हम हिंदी देखेंगे। इसका आंसर, हमारे संविधान की प्रस्तावना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र भारत के लिए गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। ये जो नोट्स है, इस जो बुक का आंसर है, ये मुझे अच्छा लगा, वर्ड्स इसके अच्छे हैं, इसलिए आप अगर यही इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। जब 1931 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन यात्रा कर रहे थे, तब जहाज पर ही एक समाचार पत्र के संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने भारत के भावी संविधान के संबंध अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त किया था। मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा जो भारत को सब तरह के दासत्व और आश्रय से मुक्त कर दे। यहीं तक लिखना है, ये इसके बाद वाला जो है इसे हम नहीं लिखेंगे। ये उतना ज़्यादा हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें बिल्कुल ही इजी वर्ड में नोट्स को रखना है। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयत्न करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसी प्रभावशाली आवाज़ है। ये भी जो है ये काट देंगे। जिसमें ना तो उच्च वर्ग रहेगा और ना निम्न वर्ग, जिसमें सब जातियां पूरे मेलजोल से रहेंगी। ऐसे भारत में ना तो छुआछूत के अभिशाप के लिए गुंजाइश हो सकती है और ना नशीले द्रव्यों एवं औषधियों के लिए। महिलाओं के वे ही अधिकार होंगे जो पुरुष के हैं, क्योंकि हमें संसार के शेष देशों के साथ शांतिपूर्वक रहना है, ना किसी का शोषण करना है और ना ही शोषित होना है। इसलिए हमारी इतनी छोटी सेना होगी जितने की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद जो ये सारा जो लाइन है इसे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं विदेशी और देशी के बीच भेदभाव से घृणा करता हूँ। यह है मेरे स्वप्नों का भारत। यहाँ पे है होगा, यह है मेरे स्वप्नों का भारत। हमें नोट्स को बिल्कुल ही आसान वर्ड में लिखना है, ठीक है। इसलिए जो मुझे हल्का हार्ड लग रहा है मैं उसे नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना में गांधी जी की यही विचारधारा देखने को मिलती है। अगर हम अपने आंसर में कोई भी कोटेशन डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देते हैं तो हमारा आंसर और भी अट्रैक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, एम.वी. पायली ने ठीक ही कहा है। उनका एक जो कोट है, इनका जो एक कथन है, ये दिया गया है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिर्फ प्रस्तावना में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संविधान में स्वतंत्र भारत के संबंध में गांधी जी की विचारधारा प्रत्यक्षता गूंजती है। हमारा संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। इस तरह से हम अपना संविधान लिख देंगे यहाँ तक। उसके बाद से फिर ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से जो हमारा जो प्रस्तावना का जो कुछ पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, जो हमारी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आप वर्णन करें, वो हम लोग देखेंगे। प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई सिद्धांत निहित है जिनमें मुख्य है, जिनमें सबसे पहले हमने रखा है जनता की संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि जनता का मालिकाना, मतलब कि जनता का हक जनता जो है खुद ऑनर कर रही है। ये प्रस्तावना द्वारा जनता की संप्रभुता स्थापित की गई है। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है और भारत की जनता ही भारत की समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। ये जो निर्माण है संविधान का, वो जनता के द्वारा ही हुआ है और यही जो है स्रोत है, अर्थात भारतीय जनता में ही वास्तविक सार्वभौमता वास करती है। आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी वहाँ के संविधानों को जनता के नाम ही अंगीकार किया गया है, अर्थात वहाँ भी सार्वजनिक सार्वभौमता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए जनता के अंगीकृत किया गया है। या फिर बोल सकते हैं कि जनता को इस संविधान का निर्माता माना गया है। यहाँ तक ही हम जो है अपना फर्स्ट पॉइंट रहने देंगे।
फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग का जनता की संप्रभुता है यहीं तक रहने देंगे, इसके आगे हम लोग नहीं देखेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना, संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों की परिचारिका। प्रस्तावना बताती है कि संविधान का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, बंधुता आदि स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनता ने एक ऐसे राज्य की स्थापना का निर्णय किया है जिसका एकमात्र उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता स्थापित करना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, ये सब जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। इसके साथ हमने न्याय को भी सबसे पहले ऐड किया है। के साथ न्याय को सर्वप्रथम जोड़ दिया गया है, जो यह संकेत करता है कि भारत में राज्य एवं शासन प्रबंध का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना है। यद्यपि प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति होने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्वयं हो जाएगी। इसका जो है थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट बुक में था वो मुझे कुछ उतना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट को थर्ड के रूप में दिखा रही हूँ। समाजवादी राज्य, इसे हम डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नई सरकार बनी तब उसने देश में समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की घोषणा की। 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है, मतलब बस समाज को लेकर चलने वाला राज्य है। अगला जो है पॉइंट वो धर्मनिरपेक्षता की घोषणा। प्रस्तावना द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है और धार्मिक बातों में राज्य पूर्णतः तटस्थ है। 42वें संशोधन अधिनियम में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। पहली बार धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना को बहुत सीमित वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जब किसी धारा का अर्थ स्पष्ट नहीं रहता तब न्यायाधीश प्रस्तावना की शरण लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सारे धर्म इक्वल है, हम किसी भी एक धर्म को ऊपर नहीं मान सकते हैं। सारे धर्म को इक्वली वैल्यूएशन दिया गया है हमारे संविधान में। यहाँ तक जो था हमने 4 पॉइंट्स में, यहाँ तो 5 है लेकिन हमने 4 पॉइंट्स में कवर किया है और काफ़ी लंबा आपका आंसर हो जाएगा जो 5 मार्क्स के लिए इनफ होगा आई थिंक। और इसमें बहुत सारे जो आपके पॉइंट्स वो क्लियर हो गए होंगे। जो और भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उससे 1-2 क्वेश्चन से आपके जो इस चैप्टर के सारे नोट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ आपको लगे कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।